फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनिया भारद्वाज। मैं एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ और सबसे पहले मैं अपना छोटा सा एक परिचय देना चाहूँगी क्योंकि मेरा चैनल नया है। तो मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस मेरठ यूनिवर्सिटी कैंपस से किया। वहाँ पर मैं टॉपर और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन की 2 इयर्स फुल टाइम कोर्स किया। फिर मैंने लॉ की पढ़ाई की। इसी के साथ साथ मुझे लगभग 12 वर्षों का ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कंप्लायंस और आईआर में काम करने का एक्सपीरियंस है। और मेरा ये बिल्कुल नया चैनल है सैम गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ। इस चैनल के माध्यम से मेरे को जो थोड़ा नॉलेज और एक्सपीरियंस एचआर का है, मैं उसको अपने उन सभी दोस्तों को शेयर करना चाहती हूँ। कोई मैटर नहीं है अगर वो एचआर की फील्ड में काम करते हैं या नहीं, बट क्योंकि एचआर का जो स्कोप है बहुत ही फैला हुआ है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की डे टू डे लाइफ, चाहे वो प्रोफेशनल है या प्रोफेशनल नहीं भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि हम एचआर की किसी संबंधित प्रैक्टिस के बारे में जानें। जैसे आपको कहीं के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, पीएफ का काम करना है, किसी संबंधित ऑफिस में काम करना है, तो आपको मेरे वीडियो से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, वो है कि अपनी सैलरी स्लिप को हम कैसे पहचानें, यानी कैसे उसको हम पढ़ सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं। देखिए, वैसे तो जो लोग जो भी कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, तो वो अपनी सैलरी शीट को बखूबी पढ़ लेते हैं, समझते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एम्प्लॉय इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, पे स्लिप सबको मिली है तो मेरे को भी मिली और मैंने उसको अपनी पॉकेट में रखा, फिर शायद वो संभाल के रखी या शायद नहीं भी रखी और खो दी। नॉर्मली ऐसा होता है। देखिए, एचआर में जैसे हम लोग काम करते हैं तो तनख्वाह बटने के बाद एक कर्मचारी आता है। वो बोलता है, मैडम मेरी ना ये छुट्टी पिछले महीने भी एडजस्ट नहीं हुई थी और ये छुट्टी आपने इस महीने भी एडजस्ट नहीं की। अच्छा, फिर हम उसको कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप आइए अपनी सैलरी स्लिप लेकर आइए, फिर हम आपको बताएंगे। तो वो बोलता है, मैडम सैलरी स्लिप का क्या करना, वो तो खो गई। अरे फिर आपने ली क्यों थी? क्योंकि आपको उसका उसका महत्व नहीं पता है, इसलिए आपने उसको खो दी। देखिए, सैलरी पे स्लिप और सैलरी स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और इसको आप फ्यूचर के रेफरेंस के लिए अपने पास संभाल के रखिएगा, है ना। तो आज हम आपको इस पे स्लिप के बारे में बताते हैं। पे स्लिप में सबसे पहले क्या होता है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि नॉर्मली आजकल क्या है, पेरोल के माध्यम से तनख्वाह बनती है या मैनुअली भी बनती है। तो जब भी कर्मचारी को हम अपने रजिस्टर में नाम चढ़ाते हैं नई भर्ती में, तो उसको एक हम एम्प्लॉय कोड देते हैं। सबसे पहले तो उसमें देखिए कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका एम्प्लॉय कोड होगा कर्मचारी का, फिर उसका नेम होगा, फिर उसके पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, हूसएवर स्पाउस का नाम, वो भी होता है। फिर उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। फिर वो अगर पीएफ मेंबर है तो उसका यूएन नंबर और पीएफ नंबर होगा, ठीक है। अगर वो ईएसआई का सदस्य है तो उसका ईएसआई नंबर होगा, इंश्योरेंस नंबर होगा, ठीक है। और फिर उसकी बैंक की डिटेल होगी, बैंक अकाउंट आईएफएससी बैंक का नेम और अकाउंट नंबर और उसका आईएफएससी कोड, तो ये डिटेल होगी, ठीक है। ये उसकी फिक्स डिटेल है, या तो पे स्लिप में यहाँ होती है या इधर एड में होती है। फिर आता है आपका उसका सैलरी ब्रेकअप, ठीक है। सैलरी ब्रेकअप नॉर्मली जो होता है, बेसिक प्लस एचआरए प्लस कन्वीनियंस प्लस अदर्स, बेसिक प्लस डीए, ठीक है। बाकी कुछ कंपनीज अपनी एचआर पॉलिसी के हिसाब से और रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और हेड्स को एड ऑन कर देती है, बट ये एक फिक्स पार्ट है। जैसे किसी एक एम्प्लॉय की 10,000 तनख्वाह है, उसकी बेसिक मानो 7,000, एचआरए 1,000, कन्वींस 1,000, अदर्स 1,000। कन्वींस सिटी के अनुसार अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ सर्टेन लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मैं आपको एक नॉर्मल केस बता रही हूँ। तो ये टोटल उसका जो रेट है तनख्वाह का, वो 10,000 हो गया। ये फिक्स पार्ट है पे स्लिप का।
अब आते हैं जिस पार्ट में उतार चढ़ाव होता है, वो होता है डेज, पे डेज। पे डेज क्या होते हैं? डेज वर्क, हॉलीडे या संडे, ठीक है, फेस्टिवल। अब लीव आती है CL, EL, SL, और फिर आ जाता है आपका लीव विदाउट पे। मान लीजिए मेरा नाम सोनिया है, मैंने 20 दिन काम किया, मेरे को 3 संडे मिले और 1 CL मिली। नवंबर का महीना है तो मेरे को 1 दिवाली की छुट्टी मिल गई। मैं नवंबर की सैलरी अपनी ही बना रही हूँ, ठीक है। तो मेरे कुल कितने हो गए? 20, 3, 23, 24, 25 दिन की मेरे को पेमेंट मिलेगी। अब देखिए, अब ये आपके अटेंडेंस पे डिपेंड करता है। काफ़ी कंपनीज में अटेंडेंस मैनुअली लगती है, बट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज अटेंडेंस या तो थंब इम्प्रेशन या आई इम्प्रेशन है, तो वो मशीन पे जब वो अटेंडेंस अपनी लगाते हैं हाजिरी, तो पंचिंग सिस्टम के द्वारा होती है। फिर उसके बाद आपकी ऑन सैलरी है, अंड में बेसिक प्लस HRA, फिर बेसिक प्लस DA, फिर HRA, फिर कन्वेंस, फिर अदर्स, ठीक है। अब ये जो उसका रेट है ना, ये अब सपोज हम बेसिक की बात करें, 7,000 डिवाइड, क्योंकि महीना नवंबर का है, 30 पे डेज टोटल 30 है, तो 7,000 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये बेसिक है। इसी तरह से HRA वगैरह इसी फॉर्मूले से हम इसको गुणांक करेंगे, फिर उसकी जो नेट मतलब पूरी अर्निंग है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें 10,000 उसकी तनख्वाह है, आपने 25 दिन काम किया है, तो ये सब जुड़ के उसकी यहाँ आ जाएगी। अब आता है डिडक्शन। डिडक्शन में नॉर्मली क्या होता है? EPF, ESI, फिर लोन, एडवांस, मोबाइल, पेनाल्टी एंड अदर। ये मैं एक मतलब यूनिवर्सल हेड बता रही हूँ, कॉमन हेड है, कुछ कंपनीज में या कुछ बढ़ भी जाते हैं। तो सबसे पहले EPF, जो भी मेंबर EPF में कवर्ड, मतलब जो भी एम्प्लॉय EPF में कवर्ड है, EPF के मेंबर हैं, उनका PF यहाँ कटता है 12%। फिर ठीक है, जो ESI के मेंबर हैं उनका ESI इधर कटेगा। लोन और एडवांस, देखिए लोन और एडवांस में फ़र्क होता है। लोन में EMI बनती है, वो एक तनख्वाह से, हर 1 महीने की तनख्वाह से बड़ा अमाउंट होता है। जैसे मैं सोनिया हूँ, मैंने 20,000 का लोन लिया है, मैंने 4 किस्त जो है 5-5 हज़ार की अपनी वो रिक्वेस्ट की है, तो मेरी अप्रूव हो गई हूँ, तो मेरी लोन का अमाउंट 5,000 कटेगा। मैं सोनिया हूँ, अगर मेरी तनख्वाह 10,000 है और मैंने 7,000 एडवांस लिया है, तो वो मेरा उसी महीने पूरा कटेगा, वो एडवांस कहलाता है। ये लोन और एडवांस में फ़र्क होता है। फिर ये डिडक्शन होगा, कुछ कंपनी मोबाइल का भी डिडक्शन की HR पॉलिसी के अनुसार करती हैं, या कोई पेनाल्टी या डैमेज है, कहीं कहीं लेबर वेलफेयर फंड भी होता है, उसका वहाँ के सब्जेक्ट टू द डिडक्शन जितना लोकल लेबर लॉ के हिसाब से होता है, तो वो अमाउंट भी लेबर लॉ का, वो भी लेबर वेलफेयर फंड का भी डिडक्शन होता है, बट नॉर्मली UP वगैरह में वो नहीं है। तो फिर डिडक्शन टोटल हो जाता है, फिर आपका डिडक्शन टोटल आ गया। अब जो अर्निंग टोटल है उसमें से डिडक्शन टोटल माइनस होगा, फिर नेट पेबल अमाउंट या होम टेकन अमाउंट या इन हैंड अमाउंट आपका